करंट अफेयर्स हाइब्रिड ऑडियो बुक सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम विजन आईएएस मंथली मैगजीन से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे। आप सुन रहे हैं यूपीएससी सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सोसाइटी फ्रॉम द अगस्त मंथली मैगजीन ऑफ विजन आईएएस। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। आज हम चर्चा करेंगे सोसाइटी यानी समाज से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विजन आईएएस की अगस्त महीने की पत्रिका से। यह विश्लेषण यूपीएससी, एसएससी और स्टेट पीएससी एस्पिरेंट्स के लिए विशेष रूप से उपयोगी रहेगा। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आज की बातचीत का केंद्र रहेगा समाज से जुड़े कुछ अहम पहलू। हम बात करेंगे शहरी प्रवासन यानी अर्बन माइग्रेशन और इसके इम्पैक्ट्स की, जी सरकार की नई पहल आईडी कर्मयोगी अभियान की, टेक्निकल एजुकेशन में सुधार के लिए लाई गई मेरिट स्कीम की, हाँ, केरला की डिजिटल लिटरेसी में रिमार्केबल अचीवमेंट की, और साथ ही समझेंगे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई की भूमिका को। बिल्कुल। हमारा मकसद इन कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सरल भाषा में समझना है, मैगजीन में दिए गए की इनसाइट्स को हाईलाइट करना है और ये जानना है कि ये डेवलपमेंट्स क्यों मायने रखते हैं, खासकर सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के नजरिए से। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अर्बन माइग्रेशन यानी शहरी प्रवासन से। हाल ही में आईआईटी इंदौर की एक रिसर्च ने इस बात पर ध्यान खींचा है कि कैसे गांवों से शहरों की और लोगों का आना शहरों की रोजमर्रा की जिंदगी को बदल रहा है। लेकिन सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि प्रवासन या माइग्रेशन होता क्या है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी आईओएम के अनुसार माइग्रेशन का सीधा सा मतलब है लोगों का अपने सामान्य निवास स्थान से कहीं और जाना, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर के पार हो या स्टेट के भीतर ही। भारत में सेंसस यानी जनगणना के अनुसार किसी व्यक्ति को माइग्रेंट तब माना जाता है जब उसका प्लेस ऑफ बर्थ यानी जन्म स्थान या प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस यानी पिछला निवास स्थान उस जगह से अलग हो जहां उसकी गिनती की जा रही है। अच्छा, मतलब अगर आप आज जहां रह रहे हैं वो आपकी जन्मभूमि या पिछला स्थायी पता नहीं है तो आप जनगणना की परिभाषा में एक प्रवासी हैं। ओके। तो भारत में इसका मौजूदा स्टेटस क्या है, क्या आंकड़े हैं और क्या खास ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं माइग्रेशन को लेकर। हाँ, आंकड़े काफी महत्वपूर्ण हैं। 2023 के आंकड़ों के अनुसार माइग्रेंट्स हमारी आबादी का लगभग 28.88% थे, यानी करीब 40.20 करोड़ लोग। 40 करोड़, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर माइग्रेशन के मुख्य स्ट्रीम्स यानी प्रवाह की दिशा देखें तो सबसे ज्यादा प्रवासन रूरल टू रूरल यानी एक गांव से दूसरे गांव होता है, लगभग 55%। अच्छा, गांव से गांव, ये दिलचस्प है। हाँ, इसके बाद नंबर आता है रूरल टू अर्बन का, यानी गांव से शहर की ओर, जो करीब 18.9% है। फिर अर्बन टू अर्बन यानी एक शहर से दूसरे शहर 15.9% और सबसे कम अर्बन टू रूरल यानी शहर से गांव की ओर 10% है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भारत में अर्बनाइजेशन तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान है कि 2030 तक भारत की 40% से ज्यादा आबादी अर्बन एरियाज में रह रही होगी। 40%? जी, और इसका सीधा संबंध रूरल टू अर्बन माइग्रेशन से है। कौन से राज्य हैं जो ज्यादातर प्रवासियों को भेजते हैं और कौन से राज्य उन्हें ज्यादातर अपनाते हैं? क्या इसमें कोई दिलचस्प पैटर्न नजर आता है? हाँ, इसमें एक स्पष्ट पैटर्न है। टॉप भेजने वाले राज्य जहां से लोग रोजगार या अन्य कारणों से बाहर जाते हैं, उनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल प्रमुख हैं। ये 5 राज्य मिलकर देश के कुल आउटबाउंड माइग्रेंट्स का लगभग 48% हिस्सा हैं। करीब आधा। हाँ, दूसरी तरफ टॉप प्राप्त करने वाले राज्य जहां प्रवासी ज्यादा संख्या में आते हैं, उनमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु शामिल हैं। अच्छा, तो कुछ राज्य दोनों लिस्ट में हैं, जैसे महाराष्ट्र, यूपी, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बिल्कुल सही। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य दोनों सूचियों में हैं। यानी यहाँ से लोग बड़ी संख्या में बाहर भी जाते हैं और यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते भी हैं। और हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल, राजस्थान और कर्नाटक में आने वाले प्रवासियों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। लोग आखिर अपना घर बार छोड़कर कहीं और जाते क्यों हैं? क्या इसके पीछे सिर्फ नौकरी की तलाश ही एक वजह है या और भी कारण है? नौकरी एक बहुत बड़ी वजह है, पर अकेली नहीं। सेंसस 2011 के आंकड़े बताते हैं कि प्रवासन के मुख्य कारण थे मैरिज यानी विवाह, जो सबसे बड़ा कारण था, 29%। मैरिज 29%, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, ये अक्सर महिलाओं के संदर्भ में होता है। फिर परिवार के साथ जाना 26%, काम या रोजगार वर्क एम्प्लॉयमेंट 24%, जन्म के बाद जाना मूव्ड आफ्टर बर्थ 5.5% और एजुकेशन यानी शिक्षा 2%। इन कारणों को हम 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स। पुश और पुल फैक्टर्स, हाँ। हाँ, पुश फैक्टर्स वो कारण हैं जो लोगों को अपना मूल स्थान छोड़ने पर मजबूर करते हैं। इनमें इकोनॉमिक कारण हो सकते हैं, जैसे बेरोजगारी, कम आमदनी, खेती में घटता मुनाफा,
सामाजिक या राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे उत्पीड़न, असुरक्षा या संघर्ष। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे बाढ़, सूखा या क्लाइमेट चेंज के अन्य प्रभाव। और पुल फैक्टर्स जो लोगों को खींचते हैं। हाँ, दूसरी तरफ है पुल फैक्टर्स, यानी वो चीजें जो लोगों को किसी नई जगह की ओर आकर्षित करती हैं, जैसे बेहतर नौकरी के अवसर, ज्यादा वेतन, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं, शांति और स्थिरता, और बेहतर जीवन स्तर की उम्मीद। तो मतलब ये कई सारे फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल, ये कई सारे कारणों का एक मिलाजुला प्रभाव है जो लोगों को माइग्रेशन के लिए प्रेरित करता है। अच्छा, तो ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक इकोनॉमिक इशू नहीं है, बल्कि इसके सोशल और पर्सनल पहलू भी हैं। चलिए अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस पर बात करते हैं। शहरी प्रवासन के क्या अच्छे और बुरे, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलते हैं? हाँ, इसके प्रभाव मल्टी डायमेंशनल हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो एक बड़ा पॉजिटिव पहलू ये है कि प्रवासन देश की जीडीपी में लगभग 10% का योगदान देता है, जैसा कि यूएनडीपी ने बताया है। 10% जीडीपी कंट्रीब्यूशन, ये तो सिग्निफिकेंट है। जी, और प्रवासी जो पैसा कमाकर अपने घर भेजते हैं, जिसे रेमिटेंसेस कहते हैं, उससे उनके परिवारों का जीवन स्तर सुधरता है, खासकर गांव में। हाँ, रेमिटेंसेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है रूरल इकोनॉमी के लिए। बिल्कुल, लेकिन इसका एक स्याह पक्ष भी है। एक चौंकाने वाली बात यह है कि शहरों में आने वाले प्रवासियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लगभग 90% वर्कफोर्स असंगठित क्षेत्र यानी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करता है। 90%? हाँ, यहाँ उन्हें कम मजदूरी मिलती है, काम के घंटे तय नहीं होते और सोशल सिक्योरिटी ना के बराबर होती है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान हमने देखा कि कैसे करीब 11.4 मिलियन माइग्रेंट्स को शहरों से वापस अपने गांव की ओर पलायन करना पड़ा। हाँ, वो तस्वीरें तो हम सब ने देखी थी। ये इस सेक्टर की वल्नरेबिलिटी और असुरक्षा को दिखाता है। और डेमोग्राफिक या सोशल इम्पैक्ट्स क्या है? डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज में देखें तो प्रवासन से आबादी की स्ट्रक्चर और सेक्स रेशियोज में बदलाव आता है। उदाहरण के लिए केरला के कोट्टायम जिले में फीमेल आउट माइग्रेशन की वजह से लो सेक्स रेशियो देखने को मिलता है। सोशल और साइकोलॉजिकल स्तर पर अच्छी बात यह है कि प्रवासन से नए विचारों, स्किल्स और टेक्नोलॉजी का प्रसार होता है। लोग अलग अलग कल्चर्स के संपर्क में आते हैं, जिससे सोच का दायरा बढ़ता है। ये तो पॉजिटिव है। हाँ, लेकिन इसके नेगेटिव पहलू भी गंभीर हैं। प्रवासियों को अक्सर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, जैसा 2008 में महाराष्ट्र में उत्तर भारतीय प्रवासियों पर हुए हमलों में देखा गया। भाषा की दिक्कतें आती हैं। अक्सर प्रवासी शहर के कुछ खास इलाकों में ही सिमट कर रह जाते हैं, जिसे गेटोइजेशन कहते हैं। इससे शहरों के इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर हाउसिंग, पानी और सैनिटेशन पर भारी दबाव पड़ता है। पुणे शहर में 564 स्लम्स का होना इसी दबाव का एक उदाहरण है। ये चुनौतियां तो वाकई काफी बड़ी हैं। क्या सरकार ने माइग्रेंट वर्कर्स की मदद के लिए कुछ कदम उठाए हैं? कोई स्कीम्स? हाँ, सरकार ने कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स ली हैं, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, हाँ, ONRC। जिससे प्रवासी मजदूर देश में कहीं भी अपने हिस्से का राशन ले सकते हैं। इससे उनकी फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित होती है। ई श्रम पोर्टल बनाया गया है, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के मजदूरों का एक नेशनल डेटाबेस तैयार कर रहा है, ताकि उन तक लाभ पहुंच सके। जी हाँ, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ उन तक आसानी से पहुंचाया जा सके। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMGKY के तहत महामारी के दौरान मुफ्त अनाज और कैश ट्रांसफर दिया गया। आयुष्मान भारत PMJAY योजना हेल्थ कवरेज प्रदान करती है। PMJY हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। हाँ, PM स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स को कोलैटरल फ्री लोन देती है, और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन PMSYM योजना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स को पेंशन सुनिश्चित करती है। तो कई सारी योजनाएं हैं। जी, ये सभी कदम प्रवासियों की दिक्कतों को कुछ हद तक कम करने में सहायक हैं। ये योजनाएं अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आगे की राह क्या होनी चाहिए? What is the way forward? इन चुनौतियों से निपटने के लिए और क्या करने की जरूरत है? Any recommendations? विशेषज्ञों के कई सुझाव हैं इस दिशा में। सबसे पहले लीगल और पॉलिसी फ्रेमवर्क को मजबूत करने की जरूरत है। मतलब माइग्रेंट्स के अधिकारों की रक्षा के लिए स्पष्ट कानून और नीतियां बने। साथ ही कास्ट बेस्ड एन्यूमरेशन प्रोटोकॉल्स में सुधार की जरूरत है, ताकि प्रवासियों की सही गिनती हो सके और उनकी जरूरतों का सही आकलन हो। डेटा बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा, नौकरियों और सरकारी सेवाओं के लिए डोमिसाइल रिक्वायरमेंट्स को खत्म करने पर विचार होना चाहिए, ताकि प्रवासियों के साथ भेदभाव न हो। इसे एंटी डिस्क्रिमिनेशन मेजर कह सकते हैं। ये जरूरी है। तीसरा, माइग्रेंट बच्चों की शिक्षा बाधित न हो, इसके लिए उन्हें सर्व शिक्षा अभियान SSA जैसी योजनाओं में शामिल करने के स्पेशल प्रोविजंस होने चाहिए। चौथा, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इंडिया पोस्ट के व्यापक नेटवर्क का इस्तेमाल रेमिटेंसेस भेजने की कॉस्ट कम करने के लिए किया जा सकता है। अच्छा आइडिया है। और शायद सबसे जरूरी, बेहतर पॉलिसी मेकिंग के लिए रिलायबल डेटा की जरूरत है। केरला माइग्रेशन सर्वे इस दिशा में एक अच्छा मॉडल है।
इसे नेशनल लेवल पर अपनाने पर विचार करना चाहिए ताकि माइग्रेशन के बदलते पैटर्न्स और प्रवासियों की वास्तविक जरूरतों को बेहतर ढंग से समझा जा सके। प्रवासन की चुनौतियों से निपटने के लिए जैसे बेहतर व्यवस्था और आंकड़ों की जरूरत है, वैसे ही समाज के कुछ अन्य वर्गों, खासकर ट्राइबल कम्युनिटीज तक विकास को सही मायने में पहुंचाने के लिए भी नई सोच और प्रयासों की जरूरत महसूस की जा रही है। यहीं पर हमारी अगली चर्चा का विषय आता है आदि कर्मयोगी अभियान। इसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने लॉन्च किया है। ये अभियान आखिर है क्या? आदि कर्मयोगी अभियान वास्तव में एक बहुत महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण पहल है। ये ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए एक मेजर ग्रास रूट्स लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। लीडरशिप डेवलपमेंट। जी, इसका मेन एम आदिवासी समुदायों को एम्पावर करना, रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस को मजबूत करना और लोकल लेवल पर लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज बनाना है। टारगेट बहुत बड़ा है, 20 लाख आदिवासी नेताओं का एक कैडरे तैयार करना। 20 लाख? हाँ, ये नेता देश के 30 स्टेट्स यूटीज के 1 लाख से ज्यादा ट्राइबल डोमिनेटेड गांव, 550 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स और 3000 ब्लॉक्स में काम करेंगे। अनुमान है कि इससे देश के 10.5 करोड़ से ज्यादा ट्राइबल सिटीजन्स को सीधा फायदा पहुंचेगा। 10.5 करोड़ लोगों को? वाह! इस अभियान का एक विजन है, ट्राइबल सेवा पथ बनाना, जो सेवा, समर्पण और संकल्प के 3 सिद्धांतों पर आधारित होगा। ये अभियान जनजातीय गौरव वर्ष का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो नवंबर 2024 से नवंबर 2025 तक भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। इसके की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये 20 लाख नेता जमीनी स्तर पर करेंगे क्या? व्हाट विल दे एक्चुअली डू? इनके कई मुख्य उद्देश्य तय किए गए हैं। पहला, गवर्नेंस को रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाना। दूसरा, बॉटम अप विजनिंग और पार्टिसिपेटरी प्लानिंग को सुगम बनाना, यानी विकास की योजनाएं लोकल जरूरतों और लोगों की भागीदारी से बने। मतलब टॉप डाउन अप्रोच नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। तीसरा, प्रोएक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल और फीडबैक सिस्टम्स को इंस्टीट्यूशनलाइज करना। और चौथा, विभिन्न फ्लैगशिप ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स के कन्वर्जेंस के माध्यम से लास्ट माइल डिलीवरी सुनिश्चित करना। कन्वर्जेंस यानी योजनाओं को आपस में जोड़ना। जी हाँ, ताकि उनका लाभ बेहतर तरीके से पहुंचे। क्या ये अभियान अन्य ट्राइबल इनिशिएटिव से जुड़ा हुआ है या ये अलग से काम करेगा? इज इट इंटीग्रेटेड? नहीं, इसकी एक बड़ी खूबी यही है कि ये अलग थलग काम नहीं करेगा। इसे कई मौजूदा प्रमुख योजनाओं के साथ कन्वर्ज किया जाएगा, जैसे पीएम जनमान, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। हाँ, जो पीवीटीजीज के लिए है। बिल्कुल, जो 2023 में 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजीज के सोशियो इकोनॉमिक विकास के लिए शुरू की गई थी। फिर धरती आबा जनजातीय ग्राम विकास अभियान 2024, जो ट्राइबल एरियाज के समग्र विकास पर केंद्रित है। नेशनल सिकल सेल एलिमिनेशन मिशन 2023। सिकल सेल एनीमिया के लिए? हाँ, जो ट्राइबल पॉपुलेशंस में सिकल सेल डिजीज के गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए है। और एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स, जो रिमोट एरियाज में एसटी बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए है। इन सभी योजनाओं के साथ मिलकर काम करने से इसका इम्पैक्ट कई गुना बढ़ जाएगा। साउंड्स कॉम्प्रिहेंसिव। इस अभियान की की फीचर्स क्या हैं? ये जमीनी स्तर पर कैसे काम करेगा? हाउ विल इट बी इम्प्लीमेंटेड? इसकी कार्यप्रणाली काफी विस्तृत और सुनियोजित है। इसमें एक मल्टी टियर्ड लीडरशिप स्ट्रक्चर होगी, जो हैबिटेशन लेवल से शुरू होकर स्टेट लेवल तक जाएगी। मल्टी टियर्ड स्ट्रक्चर? हाँ, कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इसमें कन्वर्ज करेंगे, जैसे ट्राइबल वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जल शक्ति, स्कूल एजुकेशन और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी में रीजनल प्रोसेस लैब्स (RPLs) के माध्यम से गवर्नेंस लर्निंग वर्कशॉप्स आयोजित करना शामिल है। विलेज विजनिंग की प्रक्रिया होगी, जिसमें ग्रामीण मिलकर विलेज विजन 2030 डॉक्यूमेंट्स और डेवलपमेंट एक्शन प्लान्स बनाएंगे। मतलब को क्रिएशन होगा? जी, को क्रिएशन। एक मेंटरशिप इकोसिस्टम बनाया जाएगा, जिसमें रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स, ट्राइबल एल्डर्स, पद्म अवॉर्डीज शामिल होंगे। और एक आदि कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया जाएगा, जिसका यूज ट्रेनिंग, डेटा टूल्स और इम्पैक्ट ट्रैकिंग के लिए होगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म भी? जी। ओके। इससे क्या बेनिफिट्स या आउटकम्स अपेक्षित हैं? जमीनी स्तर पर क्या बदलाव देखने की उम्मीद की जा सकती है? उम्मीद की जा रही है कि इससे कई ठोस बदलाव आएंगे, जैसे एसेंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज, हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इंश्योरेंस आदि का 100% सैचुरेशन हासिल किया जा सकेगा। 100% सैचुरेशन? हाँ, देश भर में 1 लाख आदि सेवा केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जो वन स्टॉप सर्विस सेंटर्स की तरह काम करेंगे। प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस जैसे IITs, IIMs, NITs में 100+ आदि कर्मयोगी स्टूडेंट चैप्टर्स बनेंगे और हर ट्राइबल विलेज में सिंगल विंडो रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य है, ताकि लोगों को आसानी हो। जी, जहां लोगों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी और सहायता एक ही जगह पर आसानी से मिल सके। एक डेडिकेटेड ट्राइबल कार्डरे डेवलप करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जा रहा है? आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई इज दिस केडर नीडेड? ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये डिलीवरी गैप्स को भरने में मदद करेगा। फैक्ट ये है कि पिछले कुछ वर्षों में ट्राइबल वेलफेयर बजट में 5 गुना वृद्धि हुई है,
25,000 करोड़ से 1,24,000 करोड़ रुपए। लेकिन पुअर डिलीवरी मैकेनिज्म्स के कारण आउटकम्स उतने प्रभावशाली नहीं रहे हैं। बजट बढ़ा पर डिलीवरी में गैप रह गया। बिल्कुल, ये कैडर इसी कमी को पूरा करेगा। ये पॉवर्टी को एड्रेस करने में भी सहायक होगा, क्योंकि आज भी लगभग 40.6% एसटी आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, जबकि नॉन ट्राइबल आबादी का ये आंकड़ा 20.5% है। ये अंतर तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये यूनिक ट्राइबल लैंग्वेजेस, आर्ट और फेस्टिवल्स को असिमिलेशन से बचाने में मदद करेगा, जैसे ट्राइबल प्रोडक्ट्स की जीआई टैगिंग को बढ़ावा देकर। इसके अलावा ये ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सेक्रेड ग्रोव्स के संरक्षण का उपयोग करके क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए ट्राइबल कम्युनिटीज के ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल विजडम का लाभ उठाएगा। इकोलॉजिकल विजडम का इस्तेमाल, ये भी अच्छा है। और सबसे अहम बात, आदिकर्म योगीज का चयन ग्राम सभाओं के परामर्श से किया जाएगा। इससे डेवलपमेंट प्रोसेस में ट्रस्ट और ओनरशिप की भावना बढ़ेगी, यानी विकास का लोकतंत्रीकरण होगा। तो संक्षेप में कहें तो ये ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच प्रस्तुत करता है। बिल्कुल, एक डेडिकेटेड ट्राइबल कैडर डिलीवरी गैप्स को पाट सकता है, गरीबी कम कर सकता है, ग्राम सभाओं को एम्पावर कर सकता है और साथ ही साथ कल्चर और इकोलॉजिकल विजडम को संरक्षित कर सकता है। ये ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए एक अधिक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। विकास के लिए ह्यूमन रिसोर्स का विकास जरूरी है, चाहे वो आदिवासी क्षेत्रों में हो या टेक्निकल एजुकेशन में। चलिए अब एजुकेशन सेक्टर की एक महत्वपूर्ण पहल पर बात करते हैं। यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में MERIT स्कीम के लिए बजटरी सपोर्ट को अप्रूव किया है। ये स्कीम क्या है? मेराइट का पूरा नाम है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन। मरिते, ओके। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इम्प्लीमेंट कर रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव है देश के सभी स्टेट्स यूटीज में टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी, इक्विटी और गवर्नेंस में सुधार करना। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 के विजन के अनुरूप है, जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन और रिसर्च पर जोर देती है। NEP 2020 अलाइनमेंट। जी, इसका कुल बजट 4,200 करोड़ रुपए है, जो 2025-26 से 2029-30 तक की अवधि के लिए है। इसमें वर्ल्ड बैंक से 2,100 करोड़ का लोन भी शामिल है। वर्ल्ड बैंक फंडिंग भी है इसमें। हाँ, इस योजना से देश के 275 टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को सीधे लाभ मिलेगा, जिनमें 175 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस और 100 पॉलिटेक्निक्स शामिल हैं। टेक्निकल एजुकेशन में सुधार की बात हो रही है और इसी से जुड़ा एक और दिलचस्प डेवलपमेंट है केरला का 100% डिजिटली लिटरेट स्टेट बनना। ये तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट लगती है। हाँ, ये वाकई एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। केरला भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने 100% डिजिटल लिटरेसी हासिल की है। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। जी, इसके पीछे राज्य सरकार की कई इनिशिएटिव्स का योगदान है, खासकर DG केरलम प्रोग्राम जो 2023 में शुरू हुआ था। इसका मकसद डिजिटल रेवोल्यूशन और सर्विसेज के बेनिफिट्स को राज्य के हर निवासी तक पहुंचाना था। इससे पहले भी केरला ने अक्षया प्रोजेक्ट के जरिए मलप्पुरम को भारत का पहला लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया था। अच्छा, मलप्पुरम पहला जिला था। हाँ, ये दिखाता है कि लगातार और केंद्रित प्रयासों से ऐसे बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। डिजिटल लिटरेसी का सही मतलब क्या है? व्हाट डज इट एक्चुअली मीन? और इसका समाज पर क्या असर पड़ता है? व्हाट आर द इम्पैक्ट्स? सरल शब्दों में डिजिटल लिटरेसी का मतलब है जीवन की विभिन्न स्थितियों में सार्थक कार्यों के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजीज का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता। नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन के अनुसार एक डिजिटली लिटरेट हाउस होल्ड वो है जहां कम से कम एक सदस्य 5+ वर्ष आयु कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है और इंटरनेट का उपयोग कर सकता है। ओके, कम से कम एक सदस्य। हाँ, इसके पॉजिटिव सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स बहुत हैं। पहला, गवर्नेंस बेहतर होता है। किसान कॉल सेंटर्स, कॉमन सर्विस सेंटर्स, CSCs जैसी सेवाओं से सरकारी सेवाएं तेजी से और ट्रांसपेरेंटली लोगों तक पहुंचती हैं। गवर्नेंस। बिल्कुल। दूसरा, ग्लोबल कनेक्टिविटी मिलती है। लोगों को दुनिया भर की इंफॉर्मेशन तक एक्सेस मिलता है, जिससे वे बेहतर निर्णय ले सकते हैं। तीसरा, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ती है। नागरिक शासन में अधिक एक्टिव रूप से भाग ले सकते हैं। चौथा, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बल मिलता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI जैसी योजनाएं ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। और पांचवा, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं क्योंकि डिजिटल इकोनॉमी में ICT स्किल्स की मांग लगातार बढ़ रही है। ये तो हुए फायदे, लेकिन क्या डिजिटल लिटरेसी से जुड़ी कुछ कंसर्न्स भी हैं? हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एनी डाउनसाइड्स? बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ गंभीर चिंताएं भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। पहली है एथिकल यूज ऑफ द इंटरनेट। मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज, सोशल डिस्कॉर्ड फैलाना और रेडिकलाइजेशन जैसे खतरे बढ़ गए हैं। हाँ, ये तो बहुत बड़ी समस्या है आज का। फ्रॉड हो सकता है। डेटा प्राइवेसी। हाँ, और तीसरी बड़ी चिंता है साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स। जैसे जैसे हम डिजिटल वर्ल्ड पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं, रिमोट अटैक्स और अन्य साइबर थ्रेट्स का रिस्क भी बढ़ रहा है। इसलिए निरंतर विजिलेंस आवश्यक है। तो डिजिटल लिटरेसी के साथ साथ डिजिटल सेफ्टी और सिक्योरिटी पर भी फोकस करना होगा। बिल्कुल।
तो निष्कर्ष ये है कि METRIT स्कीम टेक्निकल एजुकेशन को NEP 2020 के अनुरूप ढालकर फ्यूचर रेडी बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। वहीं केरला की उपलब्धि दर्शाती है कि इंक्लूसिव डिजिटल ग्रोथ संभव है, लेकिन इसे साइबर सिक्योरिटी और एथिकल डिजिटल प्रैक्टिसेस पर मजबूत ध्यान देने के साथ बैलेंस करने की आवश्यकता है। हमारी चर्चा का आखिरी टॉपिक है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के महापंजीयक। हाल ही में RGI ने स्टेट से बर्थ्स और डेथ्स का यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने को कहा है। RGI की भूमिका आखिर है क्या और ये क्यों महत्वपूर्ण है? व्हाट इज द रोल ऑफ RGI? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI का पद बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी नियुक्ति रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट 1969 के तहत होती है और यह पद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन आता है। होम मिनिस्ट्री के अंदर, ओके। RGI की कई प्रमुख जिम्मेदारियां हैं। सबसे जानी मानी जिम्मेदारी है हाउसिंग एंड पॉपुलेशन सेंसस कराना। सेंसस एक्ट 1948 के तहत हर 10 साल में होने वाली नेशनल सेंसस का संचालन RGI ही करता है। दशकीय जनगणना। जी, दूसरी बड़ी जिम्मेदारी है सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS की देखरेख करना। RBD एक्ट के तहत देश में हर जन्म और मृत्यु का अनिवार्य, निरंतर और स्थायी पंजीकरण सुनिश्चित करना RGI का काम है। बर्थ्स एंड डेथ्स का रजिस्ट्रेशन। हाँ, इसके अलावा RGI सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS का संचालन भी करता है। SRS के माध्यम से देश और राज्यों के लिए बर्थ रेट और डेथ रेट के रिलायबल एनुअल एस्टिमेट्स प्राप्त होते हैं। अच्छा, SRS से रेट्स पता चलते हैं? जी हाँ, जो पॉलिसी प्लानिंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। RGI नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर NPR के कोऑर्डिनेशन का काम भी देखता है, जिसका उद्देश्य देश के सभी यूजुअल रेजिडेंट्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडेंटिटी डेटाबेस बनाना है। NPR कोऑर्डिनेशन भी। हाँ, और हाल ही में RGI ने मदर टंग सर्वे भी किया है, जिसका उद्देश्य भारत की विशाल भाषाई विविधता का डॉक्यूमेंटेशन और संरक्षण करना है। मदर टंग सर्वे भी RGI ने किया। इंटरेस्टिंग। जी, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन यानी सभी जन्म और मृत्यु का 100% पंजीकरण इतना महत्वपूर्ण क्यों है? वाई इज इट सो इम्पोर्टेंट? इसके क्या फायदे हैं? यदि फायदा है लीगल आइडेंटिटी। बर्थ सर्टिफिकेट किसी व्यक्ति के एग्जिस्टेंस को कानूनी रूप से एस्टैब्लिश करता है। लीगल प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस। बिल्कुल, ये अन्य लीगल डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने और राइट्स जैसे वोट देने, संपत्ति खरीदने या सोशल स्कीम्स का लाभ उठाने का पहला कदम है। दूसरा, ये पॉलिसी प्लानिंग के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बर्थ, डेथ, मैरिज आदि के एक्यूरेट वाइटल स्टैटिस्टिक्स, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर जैसे क्षेत्रों में गवर्नमेंट स्कीम्स की इफेक्टिव प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन के लिए बेस प्रदान करते हैं। डेटा फॉर प्लानिंग। जी। तीसरा, ये डेमोग्राफिक डेटा का एक इनवैल्यूएबल सोर्स है। इससे हमें पॉपुलेशन ट्रेंड्स को समझने, फ्यूचर प्रोजेक्शंस बनाने और रिसर्च करने के लिए रियल टाइम डेटा मिलता है। और चौथा, ये गुड गवर्नेंस का एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है। गुड गवर्नेंस से कैसे जुड़ा है ये? एक मजबूत सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी का प्रतीक है और गुड गवर्नेंस की नींव रखती है। जब हर नागरिक का रिकॉर्ड होता है तो सेवाएं और लाभ सही व्यक्ति तक बेहतर तरीके से पहुंचाए जा सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। बिल्कुल, सटीक आंकड़े और हर नागरिक की पहचान सुनिश्चित करना एक विकसित और जवाबदेह समाज की निशानी है। ये था आज का ऑडियो बुक डिस्कशन फ्रॉम विजन IAS मंथली मैगजीन। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें, बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरी एंड नोट्स मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।